नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं भवतारिणी। भारत में भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का आज 10 वर्ष पूरे हो गए। 2016 में शुरू भुगतान की डिजिटल प्रणाली यूपीआई ने अभूतपूर्व व्यापकता और विश्वसनीयता के माध्यम से वैश्विक मान्यता प्राप्त की है। ये प्रणाली अब 11 देशों में कार्यरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई की 1 दशक लंबी सफलता की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने यूपीआई को भारत के डिजिटल भुगतान सफर का एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने देशवासियों से अपने यूपीआई अनुभव साझा करने का आह्वान करते हुए कहा कि यूपीआई की व्यापक पहुंच और विस्तार पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। यूपीआई से लेनदेन की मात्रा से लगभग 13,000 गुना वृद्धि हुई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार वार्षिक लेनदेन की मात्रा 2016-17 में मात्र 1,78,00,000 थी, जो 2025-26 में बढ़कर 24,162 करोड़ से अधिक हो गई है। इसी अवधि में लेन देन का मूल्य भी 7,000 करोड़ रुपए से बढ़कर लगभग 314 लाख करोड़ हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि डिजिटल विभाजन के अंतर को समाप्त करने, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और डिजिटल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार करके यूपीआई ने देश भर में व्यक्तियों और समुदायों को सशक्त बनाया है। साथ ही व्यापक आर्थिक भागीदारी को भी बढ़ावा दिया है। आज दुनिया के 2 डिजिटल भुगतान लेन देन में से एक भारत में होता है। पिछले वर्ष दुनिया में भुगतान लेन देन की कुल मात्रा में यूपीआई की हिस्सेदारी लगभग 49% रही। पिछले महीने देश भर में यूपीआई के जरिए 23 अरब से अधिक लेन देन दर्ज किए गए। यूपीआई की अभूतपूर्व पहुंच और विश्वसनीयता को वैश्विक स्तर पर भी मान्यता मिली है। यूपीआई अब फ्रांस, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात यूएई, श्रीलंका, भूटान और मॉरिशस सहित 11 देशों में संचालित हो रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में दिल्ली के दुकानदार योगेश ने कहा कि यूपीआई ने भुगतान को सुविधाजनक और परेशानी मुक्त बना दिया है। मुझे 10 साल हो गए यूज करते हुए यूपीआई को, और सबसे बड़ी बात है बनने की बात, अगर वॉलेट में पैसे होना हो यूपीआई तो होता ही है। अपने यूपीआई मोबाइल से कर ये बेनिफिट मिला है। बिहार निवासी सानू भारती ने कहा कि वर्ष 2016 में शुरू किए गए यूपीआई ने लोगों के लिए एक दूसरे को और व्यापारियों को भुगतान करना आसान बना दिया है। एनपीसीआई के द्वारा जो यूपीआई लाया गया 2016 में 11 अप्रैल को, जो 21 बैंकों में लागू किया गया, जिससे हमारे देश में एक डिजिटल सुविधा के माध्यम से हम लोग आसानी से बैंकों में या फिर किसी भी व्यक्ति को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं। महज 1 दशक में ही यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान के स्वरूप और पैमाने को पूरी तरह बदल दिया है। दीपेंद्र और इशू के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज बीजिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत चीन सीमा मुद्दे और दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार पर चर्चा की। 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की संभावित यात्रा से पहले ये वार्ता महत्वपूर्ण मानी जा रही है। श्री डोभाल और श्री वांग यी दोनों सीमा वार्ता तंत्र के विशेष प्रतिनिधि हैं। ये तंत्र वर्ष 2003 में करीब 3,488 किलोमीटर लंबी भारत चीन सीमा से जुड़े विवाद का व्यापक समाधान तलाशने के लिए बनाया गया था। न्यूयॉर्क स्थित टाइम्स स्क्वायर पर प्रवासी भारतीय समुदाय की महिलाओं ने एक विशेष आयोजन में भारतीय साड़ियों के रंगों और विविध रूपों की कालजयी खूबसूरती, समृद्ध विरासत और भारत की सांस्कृतिक विविधता को गर्व के साथ पेश किया। टाइम्स स्क्वायर पर रविवार को साड़ी गोज ग्लोबल कार्यक्रम का 3रा संस्करण आयोजित किया गया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है।
विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल रात मॉस्को में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय संकटों, वैश्विक चुनौतियों और बहुपक्षीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के वर्तमान हालत पर भी विचार विमर्श किया। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने व्यापार, ऊर्जा, उर्वरक और परमाणु सहयोग जैसे प्रमुख मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए आर्थिक संबंधों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत को डेटा सेंटर्स के लिए एक बेहद आकर्षक और मजबूत गंतव्य के रूप में पेश किया है। उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए जापानी कंपनियों के साथ मिलकर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार है और देश को बड़े वैश्विक निवेशकों से 200 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश के प्रस्ताव मिल चुके हैं। एक रिपोर्ट। टोक्यो में जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्री आकाजावा रियोसेई के साथ हुई बैठक में श्री गोयल ने कहा कि भारत जापान साझेदारी को 4 मुख्य स्तंभों व्यापार में वृद्धि, तकनीकी सहयोग को मजबूत करना, निवेश बढ़ाना और पर्यटन को बढ़ावा देने के आसपास केंद्रित किया जा सकता है। इससे पहले टोक्यो में सेमीकंडक्टर और एआई क्षेत्रों की जापान की कंपनियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने एक बड़े सुधार की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार एक ऐसे विशेष ढांचे पर काम कर रही है जिसके तहत भारत में उत्पादन इकाई लगाने वाली उच्च तकनीक कंपनियों को आवश्यक उपकरणों और कलपुर्जों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के अनिवार्य प्रमाणन से छूट दी जा सकेगी। उन्होंने बताया कि देश में सेमीकंडक्टर की मांग वर्ष 2032 तक 150 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने पिछले वर्ष 7.7% की विकास दर दर्ज की है और देश वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचों पर हमले को तत्काल रोकने का आग्रह किया है। गुतेरेस ने सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करने का आग्रह किया। इसमें समुद्री कानून और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून शामिल हैं। इसके साथ ही काला सागर, होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर में नागरिक जहाजों, बुनियादी ढांचे और नागरिक नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी शामिल है। ब्रिटेन मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बताया कि ओमान के पास एक तेल टैंकर पर अज्ञात प्रक्षेपास्त्र से हमला किया गया और अन्य जहाजों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। भारत और मोरक्को ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने, निवेश बढ़ाने और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह भारत मोरक्को साझेदारी को और अधिक मजबूत और गतिशील बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 7वीं भारत मोरक्को संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद और मोरक्को के उद्योग और व्यापार मंत्रालय में विदेश व्यापार प्रभारी राज्य सचिव उमर हेजीरा ने की। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अमेरिका की उप विदेश सचिव एलिसन हुकर के साथ भारत अमेरिका इंडियन ओशन स्ट्रेटेजिक वेंचर पहल को आगे बढ़ाने के लिए उपयोगी बातचीत की। ये पहल दोनों देशों के नेताओं ने पिछले वर्ष शुरू की थी। कोलंबो में भारत के साथ दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट मैच में श्रीलंका ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक पहली पारी में 8 विकेट पर 265 रन बना लिए। श्रीलंका भारत से 238 रन पीछे है। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी 9 विकेट पर 503 रन बनाकर घोषित कर दी थी। भारतीय श्रृंखला में 1-0 से आगे है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूपीआई का 1 दशक पूरा। दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के साथ डिजिटल भुगतान में भारत विश्व में सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई प्लेटफॉर्म की उल्लेखनीय पहुंच और व्यापकता को हर भारतीय के लिए गर्व का विषय बताया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पेइचिंग में सीमा मुद्दे और संबंधों में सुधार पर विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक अवसंरचना पर हमलों को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया
और कोलंबो क्रिकेट टेस्ट मैच के तीसरे दिन मेजबान श्रीलंका पहली पारी में भारत से 238 रन पीछे। इसके साथ ही